नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बारापुला नाले के निरीक्षण करते हुए बताया कि जब भी बारिश होती थी आसपास की कॉलोनियों में पानी भर जाता था और ये समस्या लगातार बनी रहती थी। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार बनने के बाद से उन्होंने कई बार इन इलाकों की सफाई करवाई और ये नाला 2010 में बनाया गया था, लेकिन इसके निस्तारण के लिए कोई भी उचित आउटलेट नहीं था, जिससे इसे साफ रखना मुश्किल था। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि वर्तमान सरकार इस समस्या का समाधान कर रही है और जलभराव और प्रदूषण जैसी समस्याओं को प्राथमिकता के साथ ही हल करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि यदि पिछली सरकार ने समय रहते इन पहलुओं पर ध्यान दिया होता तो दिल्ली को आज इन कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता। आज हम लोग ये बारापुला ड्रेन, जो कि सरकार के चुनते ही हमने कई बार यहाँ पर विजिट किया, क्योंकि हर बारिश में इसके आसपास की सारी कॉलोनीज पानी की भर जाती थी। एक बार नहीं, दो बार नहीं, हमने कई बार इस नाले की डिसिल्टिंग पे काम किया। सारी एजेंसीज ने इसको देखा। पर मैं आज आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि क्या पिछली सरकारों से हमें मिला। आज ये 1 किलोमीटर लंबा नाला, जो कि इधर आसपास की सारी कॉलोनीज का पानी लेता है, और 15 साल पहले 2010 में ये ड्रेन बनी। पर कितनी मजेदार बात है कि इतनी बड़ी ड्रेन जो बनी, उसमें कहीं पे भी इसे खोलने के लिए, इसका डिस्पोजल के लिए कोई भी ढक्कन नहीं था, कोई स्लैब नहीं थी, कोई इसका आउटलेट नहीं था जिसमें जा करके उस सफाई को किया जा सके। इतना बड़ा ड्रेन उस टाइम बन गया और किसी ने ये नहीं देखा कि इसका स्लोप क्या है। आज हम लोग ये बारापुला ड्रेन, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जुड़े हिजाब विवाद ने राजनीतिक हलकों में नया मोड़ ला दिया है और इस मामले पर शिवसेना की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। प्रियंका चतुर्वेदी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में महिलाओं के सम्मान, गरिमा और समानता के अधिकार पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी महिला का आत्मसम्मान और ये समझे कि समाज में बराबरी की हकदार है, उसे किसी भी राजनीतिक या फिर सामाजिक प्रतिष्ठान में सम्मान और पहचान पाने का अधिकार देती है। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि महिला की असली पहचान उसका ज्ञान, आत्मविश्वास और गरिमा से होती है, न कि इस बात से कि समाज में लोग उसे कैसे देखते हैं और उसके पहनावे पर क्या राय रखते हैं। प्रियंका ने इस अवसर पर यह भी रेखांकित किया कि महिलाओं के अधिकार और उनकी सामाजिक पहचान पर किसी भी तरह की टिप्पणी या आलोचना उनके आत्मसम्मान को नहीं कम कर सकती। देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के संकट अब राजनीतिक रंग लेने लगा है। लगातार खराब होती हवा की गुणवत्ता के बीच मंगलवार को मुख्य विपक्षी दल आम आदमी पार्टी ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। दिल्ली सचिवालय के बाहर आप नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और इस प्रदर्शन की अगुवाई दिल्ली प्रदेश संयोजक जो है सौरभ भारद्वाज ने की। और इस विशेष प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं ने असामान्य तरीका अपनाया। वो हाथों में थालियां और चम्मच लेकर पहुंचे और जोर जोर से थालियां बजाते और ताली पीट कर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने AQI प्रदूषण तुमको जाना पड़ेगा और CM तुमको जाना पड़ेगा जैसे नारे भी लगाए और सरकार की नाकामी और उदासीनता को उजागर किया। आपका कहना है कि दिल्ली में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है, जिससे आम लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया है। सौरभ भारद्वाज ने इसे सरकार की विफलता और जनता के स्वास्थ्य के प्रति उनकी लापरवाही के खिलाफ चेतावनी वाला कदम बताया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने आज दिल्ली में रहे और जहां पर उन्होंने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की, जहां पर साथ ही उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी मुलाकात की। और ऐसे में तस्वीर अब सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, जहां पर दोनों की मुलाकात साथ में देखी जा रही है। दिल्ली में विपक्षी सांसदों ने सदन के बाहर मनरेगा के नाम बदलने के प्रस्ताव के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। सांसदों ने इस मुद्दे को लेकर मकर द्वार के पास एकत्रित होकर नारेबाजी की और सरकार के फैसलों पर असंतोष जताया। उन्होंने कहा कि मनरेगा जैसी योजनाओं का नाम बदलना आम जनता और योजनाओं के उद्देश्य दोनों के लिए भ्रम पैदा कर सकता है। प्रदर्शन में सांसदों ने योजना के महत्व और ग्रामीण रोजगार सुनिश्चित करने के उद्देश्य को रेखांकित किया। और ये विरोध प्रदर्शन है कि विपक्ष केंद्र सरकार की नीति बदलाव पर अपनी स्थिति स्पष्ट रूप से रख रहे हैं।
दिल्ली में बिहार के मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष नितिन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से अहम बैठक की और इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने राजनीतिक और प्रशासनिक मामलों पर चर्चा की। नितिन नबीन ने बिहार की वर्तमान स्थिति, सुरक्षा व्यवस्थाओं और केंद्र से सहयोग के मुद्दे को केंद्रित किया। बैठक में संगठनात्मक रणनीतियों और आगामी कार्यक्रमों पर भी बातचीत हुई और ये बैठक दोनों पक्षों के बीच राजनीतिक समझ को बढ़ाने के प्रयास के रूप में भी देखी जा रही है। गुरुग्राम के एक इलाके में अचानक से ही भीषण आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास जारी है। स्थानीय प्रशासन और राहत कर्मी स्थिति का जायजा ले रहे हैं और प्रभावित लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में जुटे हुए हैं। आग के फैलने के कारण और नुकसान के पैमाने की जानकारी अभी मिलने वाली है। यूपी के मुजफ्फरनगर में गांव में शादी की खुशियों के बीच एक दुखद घटना सामने आई है, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। शुक्रवार को वाल्मीकि समाज के यहां आयोजित शादी समारोह में दिल्ली से बड़े डीजे की व्यवस्था की गई थी। डीजे की तेज आवाज और वाइब्रेशन इतनी अधिक थी कि 15 साल की कक्षा 9 की छात्रा राशि इसे सहन नहीं कर सकी और इसके कारण उसे हार्ट अटैक आया और इलाज के दौरान उसकी जान चली गई। राशि की मौत ने उसके परिवार पर दुखों का पहाड़ तोड़ दिया है। परिवार अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगा रहा है कि डीजे के अत्यधिक शोर और उसके चलते होने वाले हादसे पर नियंत्रण किया जाए, ताकि भविष्य में किसी और की जान खतरे में ना पड़े। मृतक छात्रा के पिता अजय पाल सिंह का कहना है कि उनके गांव में पहले भी तेज आवाज और डीजे की वाइब्रेशन के कारण कई मौतें हो चुकी हैं। परिवार ने इस मामले में पुलिस शिकायत नहीं की और राशि के अंतिम संस्कार कर दिया। अजय पाल सिंह ने कहा है कि शादी के दौरान रात में 11:30 बजे 3-4 बड़े डीजे लगे थे, जिसकी आवाज पूरे गांव में गूंज रही थी और इस तेज आवाज और वाइब्रेशन को गांव के लोग सहन नहीं कर पा रहे थे। लेकिन सामाजिक दबाव और समुदाय की संवेदनशीलता के कारण किसी ने आवाज नहीं उठाई। उन्होंने सरकार से अपील की है कि ऐसे चलते फिरते ध्वनि आतंकवादी पर नियंत्रण लगाया जाए, ताकि भविष्य में किसी और परिवार को इस तरह दुख ना झेलना पड़े। बस ये वाल्मीकि में शादी थी, उसमें दिल्ली से कुछ बड़े बड़े डीजे आए हुए थे, जिसमें बेस ज्यादा बढ़ी हुई थी। उसके वाइब्रेशन से वो हमारी गुड़िया बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसे हम लेने यहाँ से ट्रीटमेंट के लिए गए तो मुजफ्फरनगर पहुंचे तो वहां पे उन्होंने दम तोड़ दिया। उस लड़की का नाम राशि था, गुड़िया का। तो 15 साल के करीब उम्र थी। शिकायत हम क्या करते, वाल्मीकि थी भाई प्रधान के नाम जो हमारी शादी से नाराज है, इस तरह नाराज है। हमने तो बस या तो तहखाने में बढ़ लो, अंदर बढ़ लो, तहखाने कहाँ है, इसकी वाइब्रेशन से कहाँ बचा जा सके। ये तो आम लोगों के लिए भी नुकसानदायक चलता फिरता आतंकवादी है। योगी जी से यही प्रार्थना प्रेयर है, भाई हरि कृपा कर जन्म दियो जगमात पिता दुआरे, उनसे अधिक गुरु जी हैं जो भवनिधि से तारे। पहले तो हमारे जग के माता पिता हैं, दूसरे हमारे फिर गुरु हैं, तीसरे फिर हमारे ये भी हमारे पिता हैं जो योगी जी हमारी सरकार को, हमारे स्टेट को चला रहे हैं। तो इनसे मेरी यही प्रेयर है, ये आज्ञा के नाम ये चलता फिरता आतंकवादी से कंट्रोल किया जाए, ताकि और जितने भी हमारे के नाम आज्ञा घटनाएं होने वाली है, आज्ञा उस पर के नाम जो है रोक लगे। नोएडा में बढ़ते वायु प्रदूषण और ग्रेड 4 की स्थिति के मद्देनजर नोएडा प्राधिकरण ने सख्त कदम उठाए हैं। प्राधिकरण ने अपने ऑफिस और फील्ड के सभी वाहन इलेक्ट्रिकल वाहनों में बदलने का निर्णय लिया है और इसके साथ ही स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय के लिए विशेष एडवाइजरी जारी की है और इस एडवाइजरी में छात्रों को मेट्रो या लूप ड्राइव के जरिए आने की सलाह दी गई है, लेकिन ताकि निजी वाहनों का उपयोग कम हो और प्रदूषण घटे। आईटी कंपनी और फैक्ट्रियों के लिए भी एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम और लूप ड्राइविंग के माध्यम से कार्यालय आने का आग्रह किया गया है। ग्रेड 3 और ग्रेड 4 लागू होने पर कक्षा 5 तक के छात्रों के लिए ऑनलाइन क्लासेस चलाने के निर्देश दिए गए हैं, जबकि कक्षा 5 के ऊपर हाइब्रिड मोड पर पढ़ाई जारी रहेगी। सुझाव दिया गया और फैक्ट्रियों को अपने डीजी सेट में 70% गैस और 30% डीजल का मिश्रण इस्तेमाल करने का आदेश दिया गया है। नोएडा प्राधिकरण ने सभी स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालय, कंपनियों और फैक्ट्रियों को ये एडवाइजरी लागू करने के लिए 7 दिन का समय दिया है। प्राधिकरण ने सभी संबंधित संस्थाओं के साथ बैठक करके इस एडवाइजरी को प्रभावी ढंग से लागू करने का निर्देश भी दिया है, ताकि ग्रेड 4 की स्थिति में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण रखा जा सके। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने सारा यूनिवर्सिटीज एंड आईटी कंपनी से जहाँ पर ज़्यादा फुटफॉल है, जहाँ पर ज़्यादा व्हीकलर मूवमेंट है, उन लोगों से रिक्वेस्ट किया वर्क फ्रॉम होम कल काम शुरू कर दे एंड हाइब्रिड मॉडल में बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस भी काम शुरू कर दे। अभी तो फिलहाल तो 5th स्टैंडर्ड तक तो स्कूल में ये हो गया है, लेकिन 5th से अबो
ऑनलाइन मॉडल और हाइब्रिड मॉडल शुरू करने के लिए रिक्वेस्ट किया हुआ है। और ये आईटी कंपनीज और यूनिवर्सिटी से भी ये भी रिक्वेस्ट किया कि अगले ग्राफ 4 और ग्राफ 3 जब तक रहेगा कोई मेजर इवेंट्स और सेलिब्रेशन फिट ना करे, जिसकी वजह से धूल और जिसकी वजह से पोल्यूशन बढ़ सकता है। नोएडा में एक बड़े जीएसटी फ्रॉड का बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें बता दें कि बोगस फॉर्म के जरिए करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी का मामला सामने आया है। और इस मामले में एसटीएफ नोएडा यूनिट ने कड़े कदम उठाते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों पर फर्जी इनवॉइस और ई वे बिल का उपयोग करके करोड़ों रुपए के राजस्व हड़पने का आरोप है। गिरफ्तारी जो हुई है नोएडा और बिहार के कई ठिकानों से की गई है। पुलिस के अनुसार आरोपी संगठित तरीके से फर्जी कंपनियां बनाकर टैक्स चोरी की योजना को अंजाम दे रहे थे। एसटीएफ ने बताया कि अब वो आरोपियों के अन्य साथियों की खोज में जुट गए हैं और इस दौरान बैंक में किए गए लेन देन और संदिग्ध खातों की गहनता से जांच पड़ताल की जा रही है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि जांच के दौरान और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं, जिससे इस संगठित गिरोह की पूरी संरचना और वित्तीय चक्र का पता चलेगा। और ये कार्रवाई नोएडा में चोरी और फर्जी कंपनियों की निगरानी बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। गौतम बुद्ध पुलिस कमिश्नरेट में थानादारों के तबादले की एक बड़ी श्रृंखला को पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने लागू किया है। और इस कदम के तहत 9 थाना प्रभारियों के स्थान पर बदलाव किए गए हैं, ताकि विभागीय कार्यकुशलता और कानून व्यवस्था में सुधार सुनिश्चित किया जा सके। मुख्य बदलाव में थानेदार जो है अरविंद कुमार को दादरी से थाना सेक्टर 20 स्थानांतरित किया गया है, जबकि डीपी शुक्ला को सेक्टर 20 में, और साथ ही यहाँ पर कई प्रभारियों को भी अदला बदली की गई है। अमित तोवर को आईटी सेक्टर से 58 का थाना प्रभारी नियुक्त किया गया है और इसके साथ ही अमित कुमार को थाना 58 से सेक्टर 63 स्थानांतरित किया गया है। इसके साथ ही कई थानेदारों को इधर से उधर तबादले किए गए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि नीरज कुमार मिश्रा को AHTU प्रभारी निरीक्षण किया गया है और SOG के थाना प्रभारी नियुक्त किया गया है। पुलिस कमिश्नरेट ने इन तबादलों को कानून व्यवस्था को मजबूत करना, थानों के संचालन में सुधार करना और कई क्षेत्रों में पुलिसिंग की प्रभावशीलता बढ़ाने के प्रयास में बेहद ही अहम रूप ये माना जा रहा है। मेरठ के देहात क्षेत्र में सक्रिय एक चोर और पुलिस गैंग की पकड़ में आ गए हैं और ये गैंग रात के अंधेरे का फायदा उठाकर दुकानों को अपना निशाना बनाते थे। पुलिस के अनुसार गैंग ने 3 थाने क्षेत्रों में लगभग 10 दुकानों पर चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया था और चोरी के दौरान ये बदमाश छत के रास्ते दुकानों में घुसते थे, जिससे उन्हें पकड़ पाना मुश्किल होता था। पुलिस ने बताया कि पिछले 1 महीने में गैंग ने लगातार 10 दुकानों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया और इस कार्रवाई में थाने मवाना पुलिस और कई टीमों को सफलता हासिल हुई है। ऐसे में गैंग के 2 सदस्य रिजवान और सलमान को गिरफ्तार किया गया है, जबकि तीसरा सदस्य अभी भी फरार है। गिरफ्तार चोरों के कब्जे से चोरी का सामान और नकदी भी बरामद की गई है। पुलिस ने कहा है कि इस गिरफ्तारी से इलाके में सुरक्षा बढ़ने और चोरी की घटनाओं को रोकने में मदद मिलेगी और फरार सदस्यों की तलाश जारी है। ये कार्रवाई पुलिस की तत्परता और तेजी का उदाहरण भी मानी जा रही है। देखिए, थाना मवाना क्षेत्र में 3/4 दिसंबर की रात्रि को एक चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसमें 3 दुकानों में इन व्यक्तियों द्वारा चोरी की गई थी, जिसमें तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया था और इसके सफल अनावरण के लिए 3 टीमों का गठन किया गया था, जिसमें एक सर्विलांस की भी टीम थी। इसका आज सफल अनावरण करते हुए 2 व्यक्ति जिनका नाम रिजवान और सलमान है, जो कि लावड़ क्षेत्र के रहने वाले हैं, इनको हिरासत में लिया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में इन्हें बताया है कि 3/4 की रात्रि को इन्हें मवाना क्षेत्र में और सितंबर 2025 में ही मवाना के कस्बा क्षेत्र में और बैसुमा में 8 नवंबर 2025 को चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया था। इसमें इनका MO इस प्रकार रहता था कि अपने साथी के साथ बाइक पर आते थे। वे ऊपर छत पर चढ़कर ऊपर किसी ऐसी दुकान को टारगेट करते थे जहां पे दरवाजा या खिड़की कमजोर रहती थी, वहां पे सेन लगाकर ये छत के जरिए दुकानों में घुसते थे और चोरी की घटना को कारित। हापुड़ में हाईवे किनारे फैले अतिक्रमण को हटाने के लिए बुलडोजर चलाया गया और ऐसे में अधिकारियों ने बताया कि दुकानों के बाहर अवैध अतिक्रमण के कारण राहगीरों और वाहनों के लिए हादसे का खतरा बढ़ गया था और इस कार्रवाई के दौरान अतिक्रमण करने वालों को NHAI के अधिकारी चेतावनी भी दी है और ये मामला थाना हाफिजपुर क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। NHAI का कहना है कि सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ऐसी अतिक्रमणों पर सख्त कदम उठाया जा रहा है।
मेरठ क्षेत्र के खुशहाल नगर में मामूली कहासुनी के बाद एक युवक पर गोली चलने की घटना सामने आई है। जानकारी के अनुसार युवक ने घर के बाहर झगड़ रहे कुछ दबंगों को टोका, जिससे आरोपी गुस्साए और उन्होंने युवक पर कई राउंड फायरिंग कर दी। गोली युवक के पैर में लगी, जिससे वो घायल हो गया। युवक ने अपनी जान बचाने के लिए घर में भागकर खुद को सुरक्षित किया। पुलिस ने बताया कि इस घटना में 4 से 5 दबंग शामिल थे, जो मौके से फरार हो गए। घटना की जांच के लिए पुलिस सीसीटीवी फुटेज चेक कर रही है और आरोपी दबंगों की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने में किया जाएगा और इस घटना ने इलाके में सुरक्षा की चिंता और बढ़ा दी है। लेसाड़ी गेट थाने को सूचना प्राप्त हुई थी कि गली नंबर 3 खुशहाल नगर में एक व्यक्ति जीशान पुतरास मोहम्मद के पैर में गोली लगी है, जिसके संबंध में तत्काल उसको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जानकारी की जा रही है। मौके पर पता चला था कि लड़ाई झगड़ा हो रहा था। इसमें और जानकारी पीड़ित से पूछताछ करने के बाद की जाएगी और तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करते हुए अग्रिम मैदानी। हापुड़ के थाना गढ़ कोतवाली पुलिस ने कार सवार 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 तमंचा, 1 चाकू बरामद किया है। अधिकारियों ने बताया कि आरोपी अपराध में सम्मिलित पाए गए हैं और उनकी गिरफ्तारी से इलाके में अपहरण और अपराध नियंत्रण में मदद मिली है। पुलिस अब मामले की गहनता से जांच पड़ताल कर रही है और अन्य संभावित अपराधियों की तलाश में जुटी हुई है। दिल्ली इस समय भीषण वायु प्रदूषण की चपेट में है और हालात इतने खराब हो चुके हैं कि राजधानी गैस चैम्बर जैसी बन गई है। प्रदूषण का स्तर खतरनाक सीमा तक पहुंचने के कारण स्कूलों की छुट्टियां करनी पड़ी है और लोगों को सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खांसी आम हो गई है और मास्क पहनना मजबूरी बन चुकी है। हालातों को संभालने के लिए दिल्ली में ग्रैब 4 लागू किया गया है और ऐसे में हालांकि ग्रैब 4 के तहत सख्त प्रतिबंध भी लगाए गए हैं, लेकिन यमुना पार इलाकों में ये नियम कागजों तक ही सीमित नजर आ रहे हैं। रिहायशी इलाकों में धड़ल्ले से निर्माण कार्य जारी है और सड़कों पर रोज की तरह मलबा डाला जा रहा है। आरोप है कि पीडब्ल्यूडी ने सिर्फ औपचारिकता निभाते हुए मलबा साइट पर चेतावनी बोर्ड लगा दिया है, जिस पर लिखा है कि मलबा डालने पर जुर्माना लगेगा, लेकिन इसका कोई भी असर नहीं दिख रहा है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि खुले में पड़ा मलबा भी वायु प्रदूषण को बढ़ने का कारण है। वायु पार का आनंद विहार क्षेत्र प्रदूषण का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बन गया है। वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए 76 टीमें बनाई गई है, जिसके बावजूद सड़कों पर मलबा डालने का सिलसिला थम ही नहीं रहा है और सब उस समय हो रहा है जब दिल्ली प्रदूषण को लेकर हाई अलर्ट पर है और ग्रैब 4 लागू है। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने सख्त फैसला लागू करने का ऐलान किया है। 18 दिसंबर से राजधानी में बिना वैध PUC वाले किसी भी वाहन को पेट्रोल या डीजल नहीं दिया जाएगा। वाहन चालकों के पास PUC बनवाने के लिए केवल आज और कल का समय है और इसके बाद से गुरुवार से ये नियम पूरी तरह से प्रभावित हो जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और इसके अलावा यदि कोई ट्रक निर्माण सामग्री लाते हुए पाया गया तो सीज किया जाएगा और भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा। दिल्ली के बाहर से आने वाले BS6 मानक से कम वाले वाहनों पर अगले आदेश तक प्रतिबंध जारी रहेगा। प्रशासन का कहना है कि इन कदमों का मकसद राजधानी के प्रदूषण स्तर को नियंत्रित करना है और वाहन चालकों से समय रहते PUC बनवाने की अपील की गई है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजीत सिंह सिरसा ने कहा है कि किसी भी सरकार के लिए 9-10 महीनों में AQI को पूरी तरह से नियंत्रण करना आसान नहीं है। उन्होंने प्रदूषण को लेकर माफी मांगते हुए कहा कि मौजूदा सरकार पहले से बेहतर काम कर रही है और AQI में लगातार सुधार हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदूषण की गंभीर स्थिति पिछली आम आदमी पार्टी सरकार की देन है, जिससे सुधारने के लिए मौजूदा सरकार लगातार प्रयास कर रही है। दिल्ली की राव रेवेन्यू कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मामले में गांधी परिवार को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने ईडी के आरोप पत्र पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है। हालांकि राहुल गांधी और सोनिया गांधी और अन्य आरोपी प्राथमिकी की प्रतिलिपि प्राप्त करने के हकदार नहीं है। कांग्रेस ने इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह सत्य की जीत है। पार्टी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि मोदी सरकार की कथित गैरकानूनी और दुर्भाग्यपूर्ण कार्रवाई पूरी तरह से बेनकाब हो गई। अदालत ने यंग इंडिया मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई को अवैध और क्षेत्राधिकार से बाहर किया है। कांग्रेस ने आगे कहा है कि पिछले दशक में मोदी सरकार मुख्य विपक्षी दलों के खिलाफ राजनीतिक प्रतिशोध और बदलाव की भाव से कार्रवाई कर रही थी, लेकिन आज ये पूरी तरह से उजागर हो गया। धन शोधन का कोई भी मामला नहीं है, अपराध से कोई आय नहीं हुई है और संपत्ति का कोई हस्तांतरण नहीं है।
और ये सभी आरोप निराधार थे। पार्टी ने स्पष्ट किया है कि वो सत्य और नागरिक अधिकारों के लिए लगातार लड़ते रहेंगे और किसी से डरेंगे नहीं। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।